हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर यानी बीएड द्वितीय वर्ष। बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 7th बी, जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण, यूनिट फर्स्ट इकाई 1 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा का महत्व। मनुष्य जीवन में सबसे अधिक महत्व भाषा का है। उसने अब तक जो भी विकास किया है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो भी प्रगति की है, वह सब भाषा के माध्यम से की है। भाषा व्यष्टि एवं समाज दोनों के विकास में की आधारशिला है। भाषा का महत्व स्वयं सिद्ध है। नंबर 1, भाषा भावाभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का साधन है। मनोभावों की अभिव्यक्ति के प्रयत्न ने भाषा को जन्म दिया। बुद्धि प्रधान प्राणी होने के कारण मनुष्य ने धीरे धीरे विचार प्रधान भाषा का विकास किया। आज मनुष्य भाषा के माध्यम से भावाभिव्यक्ति के साथ साथ विचार भी करता है और विचार विनिमय भी करता है। इस दृष्टि से मानव जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। नंबर दूसरा पॉइंट आता है, भाषा सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया का आधार है। मनुष्यों के बीच जो भी सामाजिक अंतःक्रिया होती है, वह सब भाषा के माध्यम से होती है। वे आपस में जो भी व्यवहार करते हैं, वह सब भी भाषा के माध्यम से करते हैं। भाषा के माध्यम से ही मानव जाति सामाजिक समूह में संगठित हुई है, राष्ट्र के रूप में गुथी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच पर आसीन हुई है। भाषा के अभाव में ये सब संभव नहीं था। इस दृष्टि से भी मानव जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। नंबर तीसरा बिंदु आता है, भाषा मानव विकास का मूल आधार है। सृष्टि से सभी पशु पक्षी एवं कीट पतंग मनुष्य से प्राचीन हैं, परंतु प्रगति पथ पर केवल मनुष्य ही अग्रसर हुआ है। आखिर वह कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य जाति ने ये सब विकास किया है? वह शक्ति भाषा की शक्ति है, विचार की शक्ति है। यूं तो संसार के अन्य प्राणियों के पास भी अपनी अपनी भाषाएं हैं, परंतु विचार प्रधान भाषा मनुष्य की ही एक विशेषता है। मनुष्य की भाषा और उसके विचारों में अटूट संबंध होता है। विचार से भाषा प्रस्फुटित होती है और भाषा के माध्यम से विचार। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता। संस्कृताचार्य दंडी के शब्दों में, यदि शब्द रूपी ज्योति इस संसार में प्रकाशित ना हुई होती तो तीनों लोक अज्ञान रूपी घने अंधकार से परिपूर्ण होते। चौथा बिंदु हमारा आता है, भाषा मानव के भाव, विचार, अनुभव और आकांक्षाओं को सुरक्षित रखती है। यानी कि भाषा के माध्यम से हम अपने भाव, अपने विचार, अपने अनुभव एवं आकांक्षाओं को सुरक्षित रखते हैं और उसी के माध्यम से हम उस सबको आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। आने वाली पीढ़ी उसमें अपने भाव, विचार, अनुभव एवं आकांक्षाएं जोड़कर अपने से आगे की पीढ़ी को हस्तांतरित करती हैं। इस प्रकार विचारों में सदैव परिवर्तन एवं परिवर्धन होता रहता है। मानव जाति ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां की हैं, वह सब भाषा के माध्यम से सुरक्षित हैं। आज का ज्ञान विज्ञान कल के ज्ञान विज्ञान की नींव है। भाषा के अभाव में ये सब संभव नहीं है। पांचवा बिंदु हमारा आता है,
भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। भाषा की कहानी मानव सभ्यता एवं संस्कृति की कहानी है। जैसे जैसे किसी मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई, श्रेष्ठतर साहित्य का सृजन हुआ। तभी किसी जाति, समाज अथवा राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का आकलन उसके साहित्य से किया जाता है। आदिकाल में भारत जगत गुरु था। इसका प्रमाण उस समय का साहित्य, वेद, उपनिषद और स्मृतियाँ ही हैं। अब हम लोग जानेंगे भाषा के विभिन्न रूप एवं उनका महत्व। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज एंड देयर इम्पोर्टेंस। संसार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाओं का विकास हुआ है। ये भाषाएं हजारों की संख्या में हैं। हमारे अपने देश भारत में ही सैकड़ों भाषाओं का प्रयोग होता है। किसी भी मनुष्य के लिए इन सब का सीखना संभव नहीं है। इसलिए किसी मनुष्य को किन भाषाओं को सीखना चाहिए और किस वरीयता क्रम में ये जानना आवश्यक है। भाषा विदों ने संसार की समस्त भाषाओं को मुख्य रूप से 7 वर्गों में रखा है। नंबर 1 मातृभाषा, नंबर 2 मूल भाषा, नंबर 3 संस्कृति भाषा, नंबर 4 राष्ट्रीय भाषा, नंबर 5 राष्ट्रभाषा, नंबर 6 राजभाषा और नंबर 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषा। यहाँ इन भाषाओं के स्वरूप और महत्व को संक्षेप में स्पष्ट किया जाता है, जिसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट आता है हमारा नंबर 1 मातृभाषा। सामान्यतः जिस भाषा को व्यक्ति अपने शिशुकाल में अपनी माता के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का अनुकरण करके सीखता है, उसे उस व्यक्ति की मातृभाषा कहते हैं। परंतु भाषा विज्ञान में इसे बोली कहा जाता है। भाषा वैज्ञानिक कई समान बोलियों की प्रतिनिधि बोली को विभाषा और कई समान विभाषाओं के प्रतिनिधि विभाषा को भाषा कहते हैं। यही भाषा यथा क्षेत्रों के व्यक्तियों की मातृभाषा मानी जाती है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से मातृभाषा का तात्पर्य इसी भाषा से होता है। दूसरा बिंदु हम जानेंगे मूल भाषा। प्राचीन काल में बहुत कम भाषाएं थीं। कालांतर से एक भाषा ने अनेक भाषाओं को जन्म दिया। भाषा विज्ञान में इस एक भाषा को उससे निकलने वाली समस्त भाषाओं की मूल भाषा कहा जाता है। उदाहरण के लिए वैदिक संस्कृत से अनेक भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, कश्मीरी, सिंधी, लहंदा, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, असामी, उड़िया और हिंदी का उद्भव एवं विकास हुआ। अतः वैदिक संस्कृत इन सब भाषाओं की मूल भाषा है। अब इसके बाद अब हम लोग तीसरी भाषा जानेंगे, संस्कृति भाषा। जिस भाषा के साहित्य में किसी जाति अथवा राष्ट्र की मूल सभ्यता एवं संस्कृति निहित होती है, वह उस जाति अथवा राष्ट्र की संस्कृति भाषा कही जाती है। उदाहरण के लिए संस्कृत भाषा हिंदू जाति एवं राष्ट्र की संस्कृति भाषा है। इसके साहित्य में हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति सभी कुछ निहित है। अब हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय भाषा। संसार की प्रायः सभी राज्यों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। इसमें से कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जिनके साहित्य में यथा राष्ट्र के इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति एवं आकांक्षाएं सुरक्षित रहती हैं। उन्हें उस राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषाएं कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमारे देश में असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया,
पंजाबी, संस्कृत, सिंधु, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, डोगरी, बोगे, मैथिली, संथाली और नेपाली 22 भाषाएं ऐसी भाषाएं हैं जिनके साहित्य में हमारे भारत राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति के दर्शन होते हैं। अब हम लोग जानेंगे राष्ट्रभाषा। संसार के प्राय सभी देशों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। इनमें से कुछ भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। अब इन भाषाओं में से जो भाषा सबसे अधिक सशक्त होती है, जिसका साहित्य सबसे अधिक समृद्ध होता है, जिस भाषा को देश में सबसे अधिक व्यक्ति प्रयोग करते हैं, जो जनभाषा और संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग होती है, उसे राष्ट्रभाषा का पद दिया जाता है। अब हम लोग जानेंगे राजभाषा। जिस भाषा का प्रयोग किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है उसे राजभाषा, उसे उस राज्य की राजभाषा अथवा शासकीय भाषा कहते हैं। यूं तो प्रायः सभी राज्यों में जनभाषा को ही राजभाषा बनाया जाता है, परंतु कुछ देशों में इसके अपवाद भी मिलते हैं। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 343 में 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है और इसके साथ ही अनुच्छेद 351 में इसके विकास के लिए विशेष प्रयत्न करने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय सरकार की राजभाषा हिंदी है और अंग्रेजी उसकी सहभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है और प्रांतीय सरकारों की राजभाषा प्रांतीय भाषाएं हैं और अंग्रेजी उनकी सह राजभाषा है। अब हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय भाषा। वैज्ञानिक आविष्कारों ने संसार को एक इकाई के रूप में बांध दिया है। आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संबंध स्थापित किए बिना जीवित नहीं रह सकता और संबंध स्थापित करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। जिस भाषा के माध्यम से संसार के विभिन्न राष्ट्र विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। कुछ राजनीतिक और औद्योगिक कारणों से ये पद अंग्रेजी भाषा को प्राप्त है। यूं जर्मनी, फ्रेंच, रूसी तथा चीनी भाषाएं भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषाएं हैं, लेकिन इनका प्रयोग अंग्रेजी भाषा की अपेक्षा बहुत सीमित है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अंग्रेजी भाषा का ही अधिक प्रयोग होता है। वही अंतर्राष्ट्रीय भाषा के पद पर आसीन है। यदि हम संसार में अपना अस्तित्व चाहते हैं तो हमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। देश विदेशों के ज्ञान विज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हम इस भाषा का महत्व है। देश विदेशों से व्यापार करने, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपना स्थान बनाने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की उपरोक्त सभी भाषाओं और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। पर यह सब कार्य सामान्य व्यक्तियों को तो नहीं करना होता। जो व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में पदार्पण करे अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतरे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।